Yes, सो sir. क्या कर रहे थे अपन? व्हाट आर द लास्ट क्वेश्चन वी हैव डन? Which which of the following uh व्हिच sir, ऑफ द फॉलोइंग ये नहीं इज था सर, theories. हाँ, वही पढ़िए क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग Which of इज the following is not a patentable under Indian law? पेटेंटेबल का मतलब क्या है? पेटेंट का मतलब क्या है? अगर कोई भी आप कोई चीज इन्वेंट करे तो उसका फायदा आपको पहुंचना। समझ में आ रहा? हेलो। Yes, sir. अगर कोई भी चीज, अगर आप अपनी मेहनत से रिसर्च करके कोई भी चीज अगर आप पेटेंट करें, मतलब कोई इन्वेंट करे कोई चीज को आप, ठीक है, जब वो कोई चीज को इन्वेंट सर करे तो फॉर उसका फायदा एग्जाम्पल किसको, वो फायदा किसको पहुंचना? One who has invented that. तो उसको पहुंचना तो वो, और लोग क्या है, उसको कॉपी कर ले, पीपल कॉपी इट। सो चोरी से बचाने के लिए इंडिया में एक कानून आए। वो कानून का नाम क्या है? प्लीज सी द चैट बॉक्स। Indian Patents Act 1970. ड्यूरेशन ऑफ पेटेंट इंडिया में 20 ईयर्स रहता। अगर एक बार आप रजिस्टर करें तो उसका बेनिफिट कितने साल तक मिलता है आपको? 20 कितने years. साल? 20 साल तक आपको उसका फायदा 20 years. मिलता। 20 ईयर्स। और जो टाइम पे पेटेंट खत्म हो गया, समझो, आफ्टर द ड्यूरेशन, आफ्टर द एक्सपायरी of the patent, it becomes generic. It becomes generic. तो समझ में आ रहा है आपको? सो इंडिया में पेटेंट जो रेगुलेट करता है उसका कानून का नाम क्या है? Indian Patent Act. Patent Act. अगर एक बार आप पेटेंट रजिस्ट्रेशन करा दिए तो उसकी वैलिडिटी कितने साल तक रहती है इंडिया में? 20 years. 20 ईयर्स। और एक बार पेटेंट खत्म हो गया, समझो, तो वही चीज क्या क्या कौन से क्लासिफाई करते हैं, कौन सी चीज में क्लासिफाई करते हैं उसको? Generic. Generic. जेनेरिक बोलते हैं। ठीक है। सो इंडिया में Sir, कौन what सी is चीज का patent exactly? पेटेंट का मतलब है एक्सक्लूसिव राइट्स, Okay. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट्स। ठीक है। आप वो चीज को Okay. इस्तेमाल करके फायदा पहुंचाते और लोग उसको Mm-hmm. पे करते। तो वो उसको जो पे करे, सो पैसा जो आ रहा ना, दैट मनी कम्स ओनली टू यू। शेयरिंग नहीं रहता उसमें कुछ भी। आपका दिमाग लगा, आपका रिसर्च लगा, आपकी मेहनत लगी बोल के सिर्फ आपके आपके लिए ही एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट्स बना देते, उसको बोलते पेटेंट। रजिस्ट्रेशन, पेटेंट का जनरल मतलब है रजिस्ट्रेशन करा लेना, आपके नाम पे रजिस्ट्रेशन करा लेना। तो रजिस्ट्रेशन करा लिए, आपके नाम पे करा लिए, तो फिर आपको चाहते हैं पैसा पूरा उसका। तो 20 साल तक आप उसका Okay. इस्तेमाल कर सकते। और जैसा पेटेंट खत्म हो जाता तो क्या बन जाता वो? Generic. 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 जेनेरिक। जेनेरिक माने पब्लिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होता हो। ठीक है। गवर्नमेंट को जाता उसका पैसा। क्लियर है पॉइंट? Yes. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following are theories of punishment? विच ऑफ द फॉलोइंग आर थियरीज ऑफ पनिशमेंट? Punishment. कौन से थियरीज ऑफ पनिशमेंट है? Deterrent theory, preventive,
and retributive. डिटरेंट थियरी, प्रिवेंटिव थियरी एंड रेट्रीब्यूटिव थियरी। डिटरेंट थियरी का मतलब क्या है? सामने वाले को सजा, कुछ ऑफेंस करने से पहले ही रोक देना, डर खौफ से रोक देना, खौफ से रुक जाना सामने वाला कि भाई ये गलत करता है, मुझे कितनी सजा होती बोल के, उसको बोलते हैं डिटरेंट थियरी। ठीक है। प्रिवेंटिव थियरी का मतलब क्या है? जब ऑफेंस हो गया उसके बाद में जो आप सजा दे रहे उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव थियरी। रेट्रीब्यूटिव थियरी का मतलब क्या है? बदला लेना, आई फॉर एन आई, हैंड फॉर एन हैंड बोलते हैं। डिटरेंट थियरी का मतलब ऑफेंस से पहले ही रोक देना आदमी को। समझ में आ रहा? प्रिवेंटिव थियरी का मतलब क्या है? कोई ऑफेंस कर दिया, किसी को एग्जाम्पल बनाना है कि कोई दूसरे नहीं करना, उसको बोलते प्रिवेंटिव थियरी। क्या बोलेंगे उसको? प्रिवेंटिव थियरी। रेट्रीब्यूटिव थियरी किसको बोलेंगे? बदले की थियरी, रिवेंज। उन्हें एक बार मारा तो आप भी उसको एक मार रहे, उसको बोलते हैं रेट्रीब्यूटिव थियरी। सो व्हाट आर द डिफरेंट थियरीज ऑफ पनिशमेंट? Deterrent theory, Deterrent theory preventive theory, and retributive theory. and डिटरेंट retributive थियरी, theory. प्रिवेंटिव थियरी एंड रेट्रीब्यूटिव थियरी। तो समझ में आ गया तीन थियरीज क्या क्या है? सर थ्योरी में डाउट है सर। प्रिवेंटिव थ्योरी आप बोल रहे हैं कि ऑफेंस के बाद की सजा है। प्रिवेंटिव और प्रिवेंट प्रिवेंटिव का मतलब तो क्योर मतलब कुछ होने से पहले रोकना प्रिवेंटिव है ना सर। किसको रोक रहे? कोई भी कैसा कोई रोक चीज रहे? समझिए। मैंने कैसा रोक रहे वो बोल। सजा से रोक सकते हैं या फिर कोई बीमारी से रोक सकते आप हैं। एग्जाम्पल बना के रोक रहे हैं। जी प्रिवेंटिव थियरी ऑफ पनिशमेंट, अगर आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी चेक। इसका डेफिनेशन अगर देखे तो इट सेज टेम्पररी बाय वे ऑफ पनिशमेंट और वे ऑफ कैपिटल पनिशमेंट विच आर प्रिवेलेंट टुडे। तो किसी को सजा दे के रोक रहे आप, उसको बोलते प्रिवेंट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंटिव थियरी इज टू डिसेबल द क्रिमिनल which can be temporary by way of imprisonment। माने फॉर एग्जाम्पल करने से पहले ही आप क्या है उसमें ले रहे समझो आप। प्रिवेंट कर रहे हैं। जैसा आर्टिकल 22 में पढ़े थे अपन, प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते। सो आर्टिकल 22 में क्या पढ़े थे? प्रिवेंटिव डिटेंशन पढ़े थे अपन। माने कुछ क्राइम होने से पहले ही रोक देना उसको, या उसको कैद में ले लेना, उसको बोलते प्रिवेंटिव थियरी। ठीक है। सो डिटरेंस थियरी माने डर से रोक देना। प्रिवेंटिव थियरी का मतलब क्या है? सो सही है, प्रिवेंटिव थियरी माने क्राइम होने से पहले ही जो क्राइम करने जा रहा उसको आप अरेस्ट कर ले रहे। ठीक है। बाय वे ऑफ इम्प्रिजनमेंट और परमानेंट बाय वे ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। ठीक है। और एक क्या है? रेट्रीब्यूटिव थियरी। रेट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है? बदला लेना। एन आई फॉर एन आई, हैंड फॉर एन हैंड। सो जैसा का तैसा, उसको बोलते हैं आप रेट्रीब्यूटिव थियरी। Retributive theory. सो बाय दिस वी कंप्लीट अवर 2025 का 3YDC का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के पेपर कंप्लीट कर लिया अपन। ठीक है। और ये जो जो पैराग्राफ्स है वो आपको ही सॉल्व करना पड़ता है। आई वोंट बी हेल्पिंग मच इन हाँ। दिस बिकॉज पैराग्राफ पढ़ना है, आपको आंसर ढूंढ के निकालना है।
ठीक है, ये सर नो यस समझ में सर। आया? सो ऑलमोस्ट वी हैव यस डन 100 क्वेश्चंस करे अपन। एलएलबी के दो शिफ्ट होते, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। तो पूरे हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेंडेड ऑल द 50 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस? शिफ्ट 1 के 100 क्वेश्चन, शिफ्ट 2 के 100, 50 क्वेश्चंस। इजी दिखा हार्ड दिखा पेपर? कौन कौन डिग्री के बात कर रहे हैं इधर? नहीं सर। तो पेपर हार्ड दिखा इजी दिखा? सर नॉर्मल था, मतलब अभी स्टार्ट नहीं करे ना कॉन्सेप्चुअल। सो यही पेपर आता, सोच सोच समझ के काम करे तो ऑलमोस्ट आपको आप क्लियर कर लेते। इसमें फेल होने का गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, सो वी हैव जस्ट टच द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट में गए ही नहीं, सिलेबस में गए ही नहीं अपन। ठीक है, लेकिन आई वांट यू टू गिव द ए सैंपल, कैसा क्वेश्चंस कैसा आते। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द 5 आईडीसी। कौन कौन 5 आईडीसी का दे रहे इधर? इंटर के बाद कौन कौन दे रहे? और मैं भी सर। इंटर के बेसिस पे? तो इंटर के बेसिस पे जो 5 आईडीसी दे रहे, वी आर स्टार्टिंग दैट नाउ। जो एक ही एग्जाम हुआ था बस, खाली ओनली शिफ्ट 3 का था। सर सर दो पेपर्स में भी सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी रहती। नहीं, इंटर के लेवल पे कम रहती, डिग्री के लेवल पे ज्यादा रहती। अब देखो आप, क्वेश्चंस आपके सामने मैं डिस्कस करूं, आप दो भी पेपर जी देखे, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 पूरा पढ़े। जी सर। अब लेट अस डू दिस 5 आईडीसी। सर आई हैव अ क्वेश्चन। पूछिए। हम लोग डायरेक्ट एलएलबी का लाइक कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते विदाउट राइटिंग दिस लॉ सेट का एग्जाम? मैनेजमेंट सीट बोलते हैं उसको। इफ यू ओके, हैव वन तो पॉइंट, इफ यू इसमें हैव कुछ भी नहीं, अगर आपके पास गांधी जी ज्यादा है तो ले लो जाके डायरेक्ट। तो से अगर लॉ सेट का एग्जाम लिख के गए तो? लॉ सेट के एग्जाम लिखे गए तो कम गांधी जी देते, या तो देते ही नहीं, अच्छा। गवर्नमेंट देती है, ओके या तो बहुत कम देते हैं। या ओके ओके। नहीं लिखना है लॉ सेट तो डायरेक्टली जाके एक्सचेंज ऑफ गांधी जी कर लो, खत्म। कई को टेंशन नहीं थी। ओके। इफ यू हैव 1.5 lakhs रखे हुए हैं, 1.5 लाख रुपए रखे हुए हैं, समझ पर में नहीं आ ईयर रहा इतना किसको, लेते सर? इट्स ओनली डोनेशन। देना भूल ओके जाना, 1.5 लाख रुपीज ओके। देना भूल जाना। उसके बाद में फिर साल में हर साल 50-50 भर लेना, फिर 50-50 हजार एवरी ईयर। तो डोनेशन किस बात का लेते सर? लॉस नहीं लिख रहे ना, अच्छा। आप पे मेहरबानी कर रहे हैं। आप लॉ सेट नहीं लिख के आए तो भी आपको सीट दे रहे हैं ना। ओके। लॉ सेट लिख के आए तो आप मेहरबानी कर रहे हैं कॉलेज पे, लॉ सेट नहीं लिखे तो कॉलेज वाले आपकी मेहरबानी कर रहे हैं। ओके। तो क्या कौन सी सीट ले रहे हैं, मैनेजमेंट या कन्वीनर? नहीं, सिर्फ लॉ सेट लिख के ही जाती तो देखो, ठीक है,
नेक्स्ट सर लेट अस ये स्टार्ट। डोनेशन कॉलेज वाले लेते हैं या गवर्नमेंट वाले लेते हैं? कॉलेज वाले लेते हैं, वो लोगों की कमाई है वो। गवर्नमेंट को फीस जाती है खाली, गवर्नमेंट को भी नहीं जाती, सब कॉलेज को जाती, गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं जाती, सिर्फ पूरे कॉलेज को जाती। कन्वीनर से लॉ से पास करके गए तो खाली 20,000 में आपका एडमिशन हो जाता, 20 से 30 हजार में। अगर लॉ सेट नहीं लिखे या फेल होके गए तो 1.5 लाख रुपए देना, फिर ऊपर से 50,000 फीस भी देना। जहाँ 20,000 तो में काम हो पास भी जाता। हो गए तो बस है, पास भी हो गए तो काफी है या हाईएस्ट मार्क्स लाना पड़ता है सर? क्वालिफाई होना पहले, क्वालिफाई हो, देखिए देर आर 50 to 60, 5,000 से 6,000 सीटा हैं, ठीक है। हम्म। उसमें अगर कंपटीशन देखे, हर एक सीट के वास्ते 8 स्टूडेंट्स compete करते। ओके। अब जिसका बेटर रैंक रहा, जिसका बेटर मार्क्स रहे, उसको पहले सीट मिल जाती। ओके। तो सिर्फ क्वालिफाई करना, कर लिए बोले तो सीट पक्की नहीं है आपकी, वो फिर आपके लक के ऊपर डिपेंड रहता हो, आपको सीट मिलती नहीं मिलती। अगर आप 80+ मार्क्स ला लिए तो यूनिवर्सिटी की सीट पक्की, 60+ ला लिए तो अच्छे कॉलेज में पक्की, अच्छा। एटलीस्ट 50+ भी ला लिए तो सीट पक्की, समझो कोई भी कॉलेज में मिल जाती है। खाली 42 ला के भाई मेरे को होना ही होना सीट बोले तो वो दुआ होना फिर अब, ठीक है। 42 भी नहीं आया बोले तो फिर गांधी जी होना, और कुछ भी नहीं। क्लियर है पॉइंट? जी सर। ओके, सो लेट अस, शैल वी स्टार्ट। फाइव आईडीसी क्वेश्चन ऐसे आते थे, अभी तक के कोई मिनिस्टर ने पूछा होना सबसे क्वेश्चन। प्लीज रीड द क्वेश्चन। Who is the Cooperative Affairs Minister of India? सो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सो कौन है कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया? Nirmala Sitharaman. निर्मला सीतारामन। सो निर्मला सीतारामन इज ऑल्सो Nirmala. फाइनेंस मिनिस्टर भी है फाइनेंस मिनिस्टर। ऑफ इंडिया। निर्मला सीतारामन कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर भी है और फाइनेंस मिनिस्टर भी है, ठीक है। अमित शाह, अमित शाह इज विच मिनिस्टर? होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पीयूष गोयल, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे रोज तो पीयूष गोयल की रोज फोटो आ रही, कल भी फोटो आई, आज भी एक्सटर्नल फोटो थी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। नहीं नहीं नहीं, कॉर्पोरेट अफेयर्स, सॉरी, नॉट कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्या वो क्या है, पीयूष गोयल कौन सा मिनिस्टर है? क्या बोलते हैं, कुछ है ना, न्यूज़पेपर पढ़। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हाँ, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर। तो समझ में आया हाउ योर न्यूज़पेपर वर्क्स हियर। और और एक कौन है? अर्जुन राम एक्सटर्नल मेघवाल अफेयर। इज, नहीं नहीं, अर्जुन राम मेघवाल ओ यहाँ अर्जुन राम में। इज लॉ मिनिस्टर।
Arjun Megwal is currently the Law Minister of India now. ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। करंट अफेयर्स पढ़ लिए तो, न्यूज पेपर पढ़ लिए तो काफी है, आप ये कवर कर ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which case is known as snail in the bottle case? तो स्नेल इन दी बॉटल केस इसको बोलते हैं? Which case is known as snail in the bottle case? Donoghue versus Stevenson. दोनों को वर्सेस स्टीवनसन का केस है। सो टॉर्ट लॉ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस कोई भी है तो क्या कौन सा है वो? दोनों Donoghue वर्सेस। versus Stevenson. कब हुआ केस ये? 1932. नाम क्या है इसका? Snail in the bottle case. किससे रिलेटेड है? Doctrine of negligence case. नेग्लिजेंस का मतलब? Duty of care. ड्यूटी ऑफ केयर नहीं करना, उसको बोलते हैं Duty नेग्लिजेंस। of care. और कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है? Law of torts. लॉ ऑफ Common टॉर्ट्स। law principle. No statutory codification. नो स्टैट्यूटरी कोडिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट। समझ में आ गया? ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ, जब टॉर्ट्स में आते हैं तो समझाता हूँ, बस इतना याद रखो। दोनों को वर्सन स्टीवेंसन कब आया? 1932. 1932। क्या नाम है इसका? Snail in the bottle. और कौन सी टॉपिक है? Doctrine of negligence. नॉट ऑफ नेग्लिजेंस, दैट इज ड्यूटी ऑफ केयर। और कौन से लॉ से रिलेटेड है ये? लॉ ऑफ Law of torts. टॉर्ट्स। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड केस लॉ क्या है? Rylands versus Fletcher case. कौन से साल में आया? 1868. कौन से टॉपिक से रिलेटेड है? Law It's of torts. liability without fault. लायबिलिटी विदाउट फॉल्स। कौन सी लायबिलिटी है? व्हाट इज द पॉपुलर नेम? Rule of Liability. strict liability. रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ठीक है, व्हाट इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी? Liability with exceptions. व्हाट आर थ्री एक्सेप्शंस इन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी? 3 exceptions. कल पढ़े थे। Act of God, plaintiff. प्लेंटिफ्स ये नहीं होता। You know, बने Consent act with of the consent of the plaintiff. plaintiff, reasonable consent with the care. plain reasonable care, ये तीन Care. एसेंशियल्स है इस। Essentials. ठीक है, सो रेलैंड दोनों को वर्सेस स्टीवेंसन, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर। सो एशबी वर्सेस व्हाइट। एशबी वर्सेस व्हाइट के बारे में पढ़िए। Ashby versus White, year of judgment 1703, popular name UB Jus Ibi Remedia case, Remedium case. Topic ओबिजस इबी रेमेडियम। टॉपिक क्या है? topic legal right and legal remedy.
लीगल राइट एंड लीगल रेमेडी। ओबी जस्ट सिवी रेमेडियम का मतलब क्या है? वेर देर Where there is a right, वेर देर इज अ राइट, there is there's a a remedy. remedy. देर इज ए रेमेडी। याद है? सो जहां राइट है वहां रेमेडी रहती। Remedy है। समझ में आ रहा? तो चार के चार केसेस आपको मालूम है, गलती नहीं करके आना। सो स्नेल इन द बॉटल केस किसको बोलते? Doctrine of negligence. डॉक्ट्रिन ऑफ नेग्लिजेंस, डोनोगो वर्सेस स्टीवेंसन। एक और एक केस है भीम सिंह केस। भीम सिंह केस कब आया? भीम सिंह केस क्या है, पूरा नाम क्या है भीम सिंह केस का? State of J&K. भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कौन से साल में आया ये? 1985. 1995। और कौन सा केस है, पॉपुलर नेम? Illegal doctrine case. Detention case. इलीगल डिटेंशन केस। सो या इंजूरिया सिने डैमनो केस। या तो इलीगल डिटेंशन केस बोलते हैं या इलीगल सिने डैमनो केस। और क्या है, व्हाट इज द टॉपिक? Compensation for violation of fundamental rights. फंडामेंटल राइट या लीगल राइट्स लिख लो। लीगल राइट, कंपनसेशन फॉर द वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स। व्हाट इज द आर्टिकल? Article 21. आर्टिकल 21 Right. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, समझ में आया? राइट। जी सर। सर, ऐसे कितने केसेस याद करना पड़ता? एक लास्ट के पेपर्स में भी आए सर ऐसे क्वेश्चंस। मैं पूरे कंपाइलेशन मिला के दे देता हूँ, 15-15 केसेस। याद रख लो, 100-200। हेलो, PDF मिलता सर इसका? क्या इसका बोले? PDF मिलता है या फिर हमको आपको PDF हार्ड सर फाइल हार्ड कॉपी या होना, पीडीएफ नोट्स? होना? हार्ड मिल गया तो बेस्ट है सर। तो आप लोग अपना एड्रेस हम भेजा दो, रैपिडो करा दो। थैंक यू सर। ठीक है, कल इंशाल्लाह पूरे सर एक, 100-200 केसेस याद रखना। अब कौन सा पूछा नहीं मालूम ना। कॉन्स्टिट्यूशन के 50, कम से कम 100 तो याद रखना, जो ऑलमोस्ट अपन डिस्कस करते हैं पूरे क्लासेस। ओके। समझो, याद करना नहीं है, समझ के करना है, क्योंकि बट्टी मारना है नहीं अपने लिए। अभी कुछ और उसमें ये था क्या? ईयर्स याद रखने में प्रॉब्लम हो रहा है सर। वो बार बार रिवाइज करना पड़ता। अब आपके डेटा, आपका ओके। हाउ डू यू रिमेम्बर योर डेट ऑफ ईयर, डेट ऑफ बर्थ ईयर? वो एक ही चाहिए था ना सर। पैसा नहीं, आपके दोस्त के भी याद होंगे आपको फिर। सर लेकिन इसमें आप 100 याद करना बोल रहे, इतने सारे, कंफ्यूज होता। रिवाइज करना, रिवीजन से नहीं, आप रिवाइज करते रहना। एक बार पढ़ के भूल गए बोले तो भूल ही जाते कैसे। कानून है, कानून। अभी से जितना परेशान है तो कैसा, पहले में तो और ज्यादा रहता। खाली पढ़ते रहो, समझते रहो, ऑटोमेटिक याद होगा। कंटेक्स्ट के हिसाब से याद रखना, उसको क्यों इंपॉर्टेंस क्या थी वो बोले तो सब याद हो जाता। अगर उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझे बोले तो कुछ भी याद नहीं रहता, याद रखो। आप स्कूल कब पास करे आप लोग?
Which year did you complete your school? हेलो, स्कूल कब पास करे आप लोग? इंटर कब पास 2017 करे? 18 कैसा याद है फिर? 22 कैसा याद है फिर वो? वही भूल जाना था। मैरिज कब हुई बोले तो कैसा याद है? वो भी डेट ही थे ना। इन माई एक्सपीरियंस बच्चे भूल जाते, ईयर्स बच्चे कभी नहीं भूलते। सर मेरा गर्ल्स। लास्ट टाइम सर ट्वेंटी जी। ट्वेंटी में मेरा एग्जाम था। तो कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे कि मतलब कभी अटेम्प्ट ही नहीं किए ऐसे पूछे, तो मैं आपका लॉजिक ही इस्तेमाल की सर, थर्ड क्वेश्चन को टिक करके। होता है, कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं बोलो। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो वही कर लेना। सर नहीं टिक। बस फेस में करे तो आ जाते, छोड़ के आए तो जीरो मिल रहे, गलत भी है तो जीरो मिल रहे, सही हो गया तो फायदा आपको। और क्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। In a factory, a child shall not work more than dash hours in India. इंडिया 4.5 के hours. रूल्स के इंडिया के रूल के हिसाब से कोई भी फैक्ट्री में एक बच्चा कितने कितने टाइम से ज्यादा काम नहीं कर सकता? 4.5 hours. 4.5। साढ़े चार, 4.5 घंटों से ज्यादा कोई भी बच्चा काम नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है, तो याद रख सर लेना लेकिन पड़ता। आर्टिकल 24 में प्रोहिबिट है ना सर, चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर क्या है? 14 साल से कम उम्र के बच्चों को वो नहीं करना है, जहां हजार्ड है, जहां जान जाने का खतरा रहा। चाइल्ड का मतलब क्या है? व्हाट इज मीन बाय चाइल्ड? व्हाट इज द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड? चाइल्ड मीन्स तो 14 years of age, हम कुछ चाइल्ड बोलते हैं। लेस देन 18 ईयर्स। चाइल्ड का मतलब हो गया। अब ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है चाइल्ड की? एनी पर्सन लेस देन 18 years. 18 ईयर्स उसको बोलते हैं चाइल्ड। 14 साल के बच्चे काम नीचे काम नहीं करना, जहां जान का खतरा रहता। 14 साल के ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन कितना काम करना, कितना कितने काम से कितने काल से ज्यादा काम नहीं करना। 4.5 घंटों से ज्यादा काम नहीं करना। समझ में आ रहा? चाइल्ड का मतलब है लेस देन 18 ईयर्स, याद रखिए, डेफिनेशन आ जाता आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which constitutional amendments introduced local self-government? सो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? 17 amendments. 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। ठीक है, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट कब आया? 1976। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट आया 1992 में। पीवी नरसिम्हा राव वाज द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है,
ये दो इंपॉर्टेंट है। 42nd अमेंडमेंट को क्या बोलते हैं आप? व्हाट इज 42nd अमेंडमेंट कॉल्ड एज? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से साल में आया ये? 1976। कौन सी गवर्नमेंट थी? किसी गवर्नमेंट थी वो टाइम पे? इंदिरा गांधी। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट किस लिए लाए? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए लाए। कौन से साल में लाए? 1992। 1992। कौन सी? हु वाज द प्राइम मिनिस्टर? पीवी पीवी नरसिम्हा। नरसिम्हा। पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। The doctrine of prospective overruling was propounded in which case? कौन सा केस? Case क्या है? Goraknath versus State of Punjab. गोरखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। Punjab. ठीक है। प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग का मतलब? Are you able to see the screen? Yes, sir. गोरखनाथ केस कब आया ये? 1967. इसका पॉपुलर नेम क्या है? Fundamental rights case. Prospective ओवररूलिंग। प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग। रिलेटेड टॉपिक क्या है? Parliament power to amend Constitution. व्हाट इज द आर्टिकल्स रिलेटेड? 13 and 368. 39 368। ठीक है। क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. ओके। सो मेनका गांधी केस कब आया? गोरखनाथ केस कब आया? केशव भारती केस कब आया? Golaknath 1967. केशव भारती केस? ओके। सो अब मैं इधर रोक रहा हूँ इधर। आई एम स्टॉपिंग द क्लास टुडे हियर। 65th क्वेश्चन पे रुक रहा हूँ। आई विल स्टार्ट विद द 65th क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है। सो बाय दिस 3 days प्लीज रिवाइज एवरीथिंग। आई विल पुट अप द रिकॉर्डिंग्स जो भी है मेरे पास। ठीक है। कुछ डाउट्स है तो मैसेज करिए Next class will be on Monday, sir. ऑन। यस